अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इंडिया और इसराइल के बीच एक गहरा ताल्लुक और दोस्ती जो है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और जब से ये गाज़ा और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से भी इंडिया की पूरी कोशिश है भरपूर कि वो इसराइल के साथ सॉलिडारिटी का इज़हार करे किसी न किसी तरीके से। तो ये जो इसकी इनका ताल्लुक है वो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज़्यादा बढ़कर ही लगता है, बिकॉज़ इसीलिए मैंने ये टाइटल में लिखा है कि इट्स अ लव अफेयर बिटवीन द टू कंट्रीज़। और क्योंकि ये एक नॉर्मल दो मुल्कों की जो दोस्ती है उससे कुछ कदम आगे बढ़कर ही ये इनकी दोस्ती लगती है। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ दिन पहले जो यूएन जनरल असेंबली में एक रेज़ोल्यूशन पेश की गई थी कि गाज़ा के और इज़राइल के बीच में इमीडिएट और ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस को कायम किया जाए, यानी कि जंग बंदी फौरी तौर पे की जाए और इंसानियत के नाते पर एक फौरी तौर पर जो है वो ट्रूस उनके बीच में कायम किया जाए। तो इस रेज़ोल्यूशन को 120 कंट्रीज़ ने येस किया था, पास किया था। और 14 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया या फिर एब्सटेन किया, और उन्हीं में से इंडिया भी एक कंट्री है जिसने ये इस बात का कि वोट के से एब्सटेन किया कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमीडिएट ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस जो है वो कायम किया जाए गाज़ा के लिए, और इन दोनों ममालिक के बीच में ये ट्रूस कायम किया जाए। सो इस एब्सटेनेंस का मतलब यही है कि इंडिया जो है वो इज़राइल को ये मैसेज देना चाहता है कि वो जैसे भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, गाज़ा के साथ वो उसके साथ खड़ा है। और इनफैक्ट वो गाज़ा के लोगों को और हमास के लोगों को इज़राइल की तरह वो भी टेररिस्ट गर्दानता है, और वो एग्ज़ैक्टली उसकी वही सोच है इनके बारे में जैसे कि इज़राइल की सोच है। और ये दोस्ती जो है इनकी आज की नहीं है, जब से ये मोदी का सेकंड टेन्योर अभी तो इख्तिताम पे आ रहा है। लेकिन जब मोदी फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था तब भी 2017 में उसने इज़राइल का विज़िट किया था, एक तारीखी विज़िट था, और उसमें उसने बहुत ज़्यादा यानी कुर्बत का इज़हार किया, उसके गले लगता रहा नेतन्याहू के, और बहुत ही प्यार मोहब्बत की बातें वो आपस में करते रहे। और तभी से तब भी ये बात मोदी और नेतन्याहू ने कही, और उसके बाद बार-बार ये रिपीट करते आ रहे हैं कि जिस तरह के टेररिस्ट का सामना इंडिया को कश्मीर के अंदर है, बिल्कुल उसी तरह के टेररिस्ट का जो सामना है वो इज़राइल को गाज़ा के अंदर है हमास की सूरत में। सो ये चीज़ और ये जो नैरेटिव इनका आपस का एक यकजान नैरेटिव है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि ये हकीकत से कितना दूर है और इंसानियत से किस कदर मतलब बेबहरा है ये नैरेटिव, कि दुनिया भर की जितनी भी इंसानियत है वो समझ रही है इस बात को, देख रही है। और ये मतलब एक रोज़े रोशन की तरह ये बात है कि हमास और जो गाज़ा के लोग हैं उनको उनका जेनोसाइड किया हुआ है, कर रहे हैं 70 साल से ये इज़राइली, और अपार्थाइड का उनको शिकार किया हुआ है, और उनके साथ हर तरह की बदसलूकी और गैर इंसानी सलूक इनके ऊपर रवा रखा जाता है। और पे दर पे यानी कई कुछ-कुछ सालों के बाद जो है ये इज़राइल गज़ा के ऊपर बॉम्बिंग करता ही रहता है, उसका ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, बल्कि हर दूसरे-तीसरे साल ये लोग आकर के गाज़ा के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं। तो लेकिन मोदी सरकार का यही ख़्याल है कि नहीं, हमास जो है या गाज़ा के जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, और वो हैं जो कि इज़राइल को तंग कर रहे हैं, वो हैं जो कि इज़राइल के साथ के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है, ये एक बिल्कुल यूनिक सा एक रिलेशनशिप भी है और एक यूनिक नैरेटिव है, जिसको इवन यूएस के जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो भी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आज की ही खबर मैं आपको बताऊंगी 1-2 दिन पहले की, कि यूएस के अंदर भी कई ऑफिशियल्स ने जो है वो बाइडेन को ये बात कही है कि मिल करके 400-500 ऑफिशियल्स ने ये बात कही है कि इसराइल को कंडेम करो। तो बाइडेन जो है वो इनका स्टॉन्च एलाय होने के बावजूद
उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो इसराइल को डिफेंड करे अपने मुल्क के अंदर। लेकिन इंडिया के लिए बिल्कुल भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन दो के इंडिया के अंदर दुनिया की जो है एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, 22-23 करोड़ या उससे भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, जिनके दिल जो है फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और जिनके दिल जो है वो दुख रहे हैं इस वक्त, जो भी बेईमाना कार्रवाइयाँ जो इसराइल कर रहा है गज़ा के अंदर। सो लेकिन मोदी सरकार और ये जो फैनेटिक बीजेपी पार्टी है, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल साथ खड़े हो गए हैं मिलकर के नेतन्याहू के साथ। ये कुछ खबर मैं आपसे खबरें शेयर करूँ। इंडियाज पीएम वाज अमंग द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस 7 अक्टूबर में जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो इंडिया का जो मोदी है वो सबसे पहला वर्ल्ड लीडर था जिसने रिस्पॉन्ड किया और उसने फौरन ये कहा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है और इंडिया जो है स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। और तब भी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उसका ट्वीट फौरी तौर पे और उसके और मिनिस्टर्स की जो ट्वीट्स हैं वो इसी मोदी के बयान के की तायद में आना शुरू हो गए और उसके एक मिनिस्टर ने ये बीजेपी एक जो है वो मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया कि इंडिया मे फेस द सिचुएशन दैट Israel is confronting today if we don't stand up against politically motivated radicalism। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये रेडिकलिज्म शो कर रहा है हमास, यानी उनको उसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हमास को बिल्कुल चुपचाप बैठना चाहिए था और ये जेनोसाइड इनका करते रहते हैं, इनकी फूड सप्लाई और इनकी जो फ्यूल सप्लाई उसको काटते रहते, इनकी बिजली बंद करते रहते, इनके पानी की तो ऊपर, इनके हवा पे, इनके तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इनको जो है वो कन्फाइन किए रखते और इनको एक गाज़ा को एक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इनको एनस्लेव करने की कोशिश और इनको इम्प्रिजन करने की भरपूर जो है वो इकदाम किया हुआ। तो अब अगर उसके ऊपर ये रिएक्ट करें हमास, तो ये इसको वो रेडिकलाइजेशन कहते हैं और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि गाज़ा के लोग तो बहुत ही खुश हैं, खुशगवार ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और हमास ही सिर्फ जो है वो उसको तकलीफ है और वो अपनी नंबर बनाने के लिए ये इस तरह के काम कर रहा है। सो ये इनका नैरेटिव है और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाकई में यूनिकली ये दो मुल्क ऐसे हैं जो कि अपने जो जेनोसाइड है जो कि वो इंडिया जो है कश्मीर का कर रहा है और इसराइल जो है वो फ़लस्तीन का कर रहा है, इस दोनों के इस जेनोसाइड को वो यानी कि उसके ऊपर, यानी आप समझे कि मैं अब इसको क्या कहूँ कि अपनी आंखों पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई है या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश या एक एक बहुत बड़े झूठ को सच बना के पेश करना अपनी फॉरेन ऑफिस के थ्रू भी और दुनिया की मीडिया में भी जा कर ये कहना, तो क्या इंसानियत की आंखें बंद हैं या इंसानियत की बेनाई ज़ाया हो चुकी है जो कि उनको ये समझ लोगों को नहीं आएगा कि ये क्या नैरेटिव है जो कि ये लोग पेश करें, मगर नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये अटल हैं इस चीज़ के ऊपर। तो इंडिया का जो ताल्लुकात इसराइल के साथ है वो पिछले कुछ दिहाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते गए हैं और स्पेशली आप देखें कि इंडिया जो है वो इसराइल से वेपन्स खरीदता है और 97 से 2000 यानी ये वो वक्त जब इंडिया जो है वो रशियन कैंप या सोशलिस्ट कैंप से निकलकर जब कैपिटलिस्ट कैंप में आ गया था, ये वही बिल्कुल साल हैं। उसमें उसने ना सिर्फ यूएस के साथ ताल्लुकात अपने कायम किए बल्कि साथ ही साथ इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बनने शुरू हो गए और तब से अब तक आप देख रहे हो कि जो हर साल वो वेपन्स खरीदता है उसकी तादाद में परसेंटेज वाइज इजाफा हो रहा है और इस वक्त 42% ऑफ इजरायली आर्म्स जो है जो इसराइल बनाता है उसका 42% जो है पूरा का पूरा इंडिया आता है। सो ऐसा लगता है कि इसराइल की फैक्ट्रीज जो है वो इंडिया के लिए खास पर्पसली जो है ये बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। ये किस किस्म के हथियार ये इनसे खरीद रहे हैं? ये डिफरेंट मिसाइल्स हैं, डर्बी बराक मिसाइल और ये जो मिसाइल सिस्टम होता है जो लॉन्चर्स होते हैं, इस तरह के लॉन्चर्स ही उनसे खरीद रहे हैं और ये ड्रोन्स हैं,
ड्रोन्स खरीद रहे हैं और स्पाइस बॉम्ब ये देखें ये खरीद रहे हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स खरीद रहे हैं और ये यानी कि पूरी जंगी तैयारी जो है इंडिया जो है अपने लिए कर रहा है इजराइल के साथ मिल करके। सो इस तरह के ताल्लुकात जब इनके साथ होते हैं दो मुल्कों के, तो ज़ाहिर है उनके लिए एक दूसरे का साथ छोड़ना या उनके एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही है इनका ताल्लुक, जो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोस्ती नहीं है बल्कि एक लव अफेयर लगता है। और जो इनकी मतलब लव अफेयर इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो उनको आपस में शायद इतना लव नहीं है जितना कि उनको इंसानियत को कुचलने की जो उनके अंदर एक आग है, एक इच्छा है, एक मोहब्बत है, एक जुनून है, जिस ताकत से वो कश्मीरियों को कुचलते हैं और जिस ताकत से वो पैलेस्टीनियंस को कुचलते हैं, वो ये दोनों के अंदर ये चीज़ एक कॉमन है। Why so much anti-Palestinian disinformation coming from India? ये पहले भी मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि इंडिया के अंदर से जितनी डिसइंफॉर्मेशन और जितनी एंटी पैलेस्टीन और एंटी गाजा, एंटी हमास इंफॉर्मेशन बन बन के निकल रही है, यानी कि वो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं झूठी और वो दुनिया भर में फैला रहे हैं। ये काम इंडिया को करने की क्या ज़रूरत है जबकि उसकी वॉर ही नहीं है। वॉर तो इसराइल की है और हमास की है, गाजा की है। वो अपनी उनके पास भी मीडिया की कमी नहीं है, वो करें अपना जो करना है। लेकिन नहीं, इंडिया जो है वो यानी शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनना जो है वो उसके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हुआ है। और ये देखें गाजा वॉर, व्हाई आर देयर साइनेजेस बिटवीन इंडियन राइट विंग प्रो पैलेस्टीनियन प्रो इसराइल सोशल मीडिया, यानी क्यों है ऐसा कि जो इंडिया की राइट विंग है यानी बीजेपी पार्टी, आरएसएस और उनके जो फनाटिक हिंदुत्व जो लोग हैं उनके बीच में और इसराइल की जो प्रो इसराइल सोशल मीडिया दुनिया भर का, उनके अकाउंट्स के बीच में इतनी दोस्ती और साइनर्जी दुनिया भर में लोगों को दिखाई दे रही है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ये मीडियाज। तो ये क्यों हो रहा है? सो ये इनकी मोहब्बत और इनकी जो इश्क है वो उसकी अलामतें हैं। Pro-Israeli rallies allowed in India, but Palestine solidarity seeks crackdown. यानी जहाँ कहीं भी मुसलमान इंडिया के अंदर ऐसा कोई जलसा या जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें वो गाजा और हमास के साथ सॉलिडारिटी शो करें, उसके ऊपर इनकी पुलिस आ जाती है, क्रैकडाउन हो जाता है, आंसू गैस और इनको डिस्पर्स कर देते हैं। लेकिन प्रो इजरायली रैलीज जहाँ पर भी हो रही हैं उनको ये अलाउ कर रहे हैं कि हाँ ये करो, ये बहुत अच्छा काम है और ये करते चले जाओ। तो ये हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया यानी अपने अंदर के सियासत में भी इस मोहब्बत को जो है वो फ़रोग देने की कोशिश कर रही है, जो कि वो इंटरनेशनली पोर्ट्रे करती है जिसको अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अच्छा, एक और इन्होंने काम किया है कि इन्होंने एक डील कर दी है की है इसराइल के साथ कि जो वर्कर्स हैं, इंडियन वर्कर्स, वो हम आपके पास भेजते हैं। और ये इवन इंडिया के जो अपना जो ट्रेड यूनियन है उसने भी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस ने ये बात कही है कि 1.3 लाख पैलेस्टीनियंस जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसराइल के अंदर आकर के काम करते थे और एम्प्लॉय होते थे, उनकी जगह पर इंडिया ने ये कहा है, मोदी ने ये कहा है कि उनको तुम निकाल दो क्योंकि वो नापसंदीदा हैं और उनकी जगह हम 1 लाख इंडियन वर्कर भेजते हैं वहाँ पर तुम्हारी बिल्डिंगें बनाने के लिए। सो इवन इंडिया के जो ट्रेड यूनियंस है उन्होंने भी ये कहा है कि नथिंग कुड बी मोर इमोरल एंड डिजास्टर फॉर इंडिया देन एक्सपोर्टिंग वर्कर्स टू इजराइल। यानी आप सोचो कि एक मुल्क है जिसके अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप उनकी दिल आज़ारी कर रहे हो और आप उनको जो है वो उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो इस तरह की बात करने से, इकदाम करने से। और फ़लस्तीनियों के साथ डायरेक्ट आप एक दुश्मनी का यानी वो सबूत पेश कर रहे हो कि उनको जो उनकी थोड़ी बहुत इनकम होती थी, वर्कर्स वहाँ आकर काम करते थे, तो वो सब उनको निकालो और आप इंडियन वर्कर्स वहाँ पर आकर काम करेंगे। सो इंडियन वर्कर्स का वहाँ पे आने का एक डबल एज रीज़न होगा बिकॉज़ इंडिया के, अगर आपने देखा हो तो इंडिया का भी एक जो फाइटर है वो मारा गया है इस वॉर के अंदर हमास के खिलाफ लड़ते हुए। और उससे पता चला कि इंडिया के कुछ फाइटर्स भी रिक्रूट हुए थे इजरायली आर्मी के अंदर।
और मतलब अगर और लोग 1 लाख लोग इसराइल के अंदर इंडियंस आएंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं और इस तरह के काम करेंगे, मिलिटेंसी उनके लिए करेंगे और उनके लिए जासूसी करेंगे और इस तरह की हरकतें वो करेंगे। ये चीज़ बहुत ही मतलब एक यानी एक अगली किस्म का एक्ट है जो कि उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल और यूएस की दोस्ती में जो गले लग लग के मोदी ने जो दोस्तियां बढ़ाई हैं और जो आगे बढ़ बढ़ के वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार होता है, उसके नतीजे में इंडिया को नुकसान भी बहुत हो रहा है डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली। एक तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कनाडा ने एक मुहिम चलाई हुई है इस वक्त इंडिया के खिलाफ, और उसने वो जो सिख लीडर की कत्ल के इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगाया और उसकी इंटेरोगेशन से वो बाज नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन जो वहाँ पे डायस्पोरा जो कि कनाडा के अंदर मौजूद है उनको बहुत ज़्यादा इश्यू का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा आपको बताऊं कि भूटान जो एक इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, बिटवीन चाइना और इंडिया, ये दोनों के साथ इस भूटान का बॉर्डर लगता है, और भूटान जो है वो इससे पहले समझा जाता था कि उसकी सारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया के साथ अलाइन है। लेकिन अभी पिछले दिनों में ये नवंबर में ही, इसी महीने, भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना का दौरा किया और उन्होंने कहा कि हम आपस में जो है बॉर्डर की इश्यूज है उनको रिजॉल्व करते हैं, और हम ये एक जॉइंट टेक्निकल टीम बनाते हैं अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को डिमार्केशन लिमिटिंग इसके लिए, और हम उनके आपस में उन्होंने कॉपरेशन एग्रीमेंट भी कर लिए। ये एक बड़ा ही एक धचका लगा है इंडिया को कि जो उनका एक एलाय था, चंद एलाय ही एक आधी हैं जो उसके नेबरहुड में, उनमें से जो भूटान है वो निकल करके अब चाइना के दोस्ती में जाने लगा है। ये एक और चीज़, और एक और मैं आपको बताती हूँ कि मालदीव्स की जो इलेक्शन हुआ था पिछले महीने, उसमें जो प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो जीत गया था, और प्रो इंडिया जो प्रेसिडेंट था वो हार गया था, और उसने उसी वक्त जब वो जीता तो उसने ऐलान किया था कि इंडियन मिलिट्री जितनी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम फौरी तौर पे कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ। मालदीव्स जो कि उनका पड़ोस का आइलैंड का नेशन है, कंट्री है, वो उसने भी उनको किक आउट कर दिया। इसी तरह से मैं आपको एक और बताऊं कि कनाडा, कनाडा का मैं ये आपको आज और कल की न्यूज़ बता रही हूँ कि जिसमें कनाडा ने ये बात कही है कि हम निजार की डेथ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम इंडिया के साथ ट्रेड की टॉक्स को रिज्यूम करें। यानी हमें ये जल्दी नहीं है कि हम इंडिया के साथ जो ट्रेड हमने रोक ली है उसको हम दोबारा शुरू करें, या और जो मामलात हैं वो उनको दोबारा शुरू करें, बल्कि हम इस पे ज़्यादा फोकस करें कि निजार की जो डेथ की और किलिंग की, मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले की जाए। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करने के लिए तैयार जब तक कि ये चीज़ को, इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से नहीं करते और मानते नहीं कि उनकी ही यहाँ पर गलती है। इसी तरह से एक और मैं आपको बता दूं कि कतर, जो कि गल्फ के स्टेट्स के साथ मोदी की बड़ी दोस्ती चलती थी, और वो बड़ा इस बात को बूस्ट करता था कि गल्फ स्टेट्स के साथ बहुत दोस्ती है इनकी। तो कतर उन्हीं में से एक है, और और ये अक्टूबर के एंड में ही 8 जो है वो इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स थे नेवी के, जो कि कतर में रह रहे थे और जो कि मुख्तलिफ बिजनेसेस वगैरह और उस तरह से वहाँ पे आकर रह रहे थे, उनको कतर ने पकड़ भी लिया है और उनको मौत की सजाएं भी दे दी हैं उन 8 के 8 को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ एस्पियोनाज कर रहे थे, स्पाई कर रहे थे और हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है दुनिया भर में चाइना के साथ तो है ही खराब, और जितने भी मुल्क जो हैं वो चाइना से दोस्ती होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडिया से नेगेटिव होते जाएंगे, और उसके अलावा जो चंद दोस्त उसने बना रखे थे उनका भी ये हालात हैं कि वो एक एक करके उससे दूर हो रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली एक जो दोस्त है उनका, मोदी का, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, बिकॉज वो जो उससे उसका रिश्ता है वो एक दिली रिश्ता है, और एक आप कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल रिश्ता है, और उनकी आइडियोलॉजी ये है कि अपनी एक कमज़ोर लोग जो तुम्हारे पड़ोस में रह रहे हैं या तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर जुल्म करो, उनकी जेनोसाइड करो और उनकी एपार्थाइड करो, और उसके बाद ये कहो कि जी हम तो टेररिस्ट को मार रहे हैं, हम तो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं। ये नैरेटिव है इन दोनों
हक बडीज़ का। हक बडीज़ इनको तब से कहा जाता है जब से ये मोदी ने यहाँ दौरा किया था 2017 में, और उस वक्त उसने काफ़ी दफ़ा नेतन्याहू की हगिंग की और उसको अपना गहरा दोस्त उस वक्त से बना रखा है उसने। तो लेट्स सी कि इंडिया का अब क्या अंजाम होता है आने वाले सालों में। थैंक यू।